Good afternoon, students. Today we will discussing about the revolt 1987, जिसका हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है थोड़े से इसके बारे में हाईलाइट कर लेते हैं. अभी तक के हम लोगों ने जो बैटल्स हुई हैं, जिन बैटल्स ने अंग्रेज़ों को यहाँ पर मजबूती दी, उन बैटल्स के बारे में हमने पढ़ा है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फर्स्ट बैटल का नाम हम लेते हैं कर्नाटक का युद्ध, सेकेंड वन इज़ प्लासी का युद्ध, थर्ड वन इज़ बक्सर का युद्ध, फोर्थ वन इज़ मैसूर का युद्ध हुआ था, उसके बाद पंजाब का युद्ध हुआ था. ये सारे युद्धों के बाद जितनी भी यहाँ जो अंग्रेज़ों की इंडिया में बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ बन गई थी. इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लगे, लोग बहुत परेशान होने लगे. ऐसी ही चीज़ें जो थीं वो जो था जो सिपाही थे, जो अंग्रेज़ों के साथ भारतीय सिपाही थे, उनको भी परेशान कर रही थी. इन सिपाहियों में सबसे पहला नाम जो आता है, आप जानते हैं, मंगल पांडे का आता है, जिन्होंने क्या किया था. जैसे कि जो हम रिवॉल्ट 1857 का नाम लेते हैं, जो शुरुआत की थी वो मंगल पांडे ने ही की थी, और इनकी शुरुआत की ही वजह से ये जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 का, इसको चिंगारी मिली, ऐसे कह सकते हैं. अच्छा, हमने देखा लास्ट टाइम पे कि ये कैसे हुआ था और इसके पीछे कौन कौन से रीज़न थे जो ये रिवॉल्ट हुआ था. इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये रिवॉल्ट हुआ है इसमें कौन कौन शामिल थे और इसमें जो उनकी हार हुई है उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे उनके हार के. 1857 के जो विद्रोही थे उनकी हार के क्या रीज़न थे और उसका जो था जो रिज़ल्ट आया 1857 का वो क्या आया. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रिवॉल्ट हुए थे. तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो एरियाज़ कवर कर रहे हैं स्टार से, ठीक है, जैसे कि वेट अ मिनट, जैसे कि मेरठ, बरेली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, झांसी के बाद पास कानपुर, दिल्ली, कानपुर भी प्लेस थी जहाँ पर हुआ था, जो कि यहाँ पे इंडिकेट नहीं है, कानपुर और दिल्ली. ठीक है, बेसिकली ये कुछ जगहें थी. जैसे कि हम नंबरिंग कर दें तो जैसे आपको साफ क्लियर हो जाए. द फर्स्ट वन इज़ दिल्ली, सेकेंड थी कानपुर, थर्ड वन इज़ लखनऊ, फोर्थ वन इज़ बरेली, फिफ्थ वन इज़ मेरठ, या हम इसको आगरा भी कह सकते हैं. फिर थी झांसी और झांसी एंड मेरठ का नाम मैंने ले लिया. ठीक है, ये सारी जो प्लेसेस थी, इन प्लेसेस पे जो ये रिवॉल्ट हुआ है वो जो था अपने चरम पर था. इन प्लेसेस पे ही इंडिया के क्या हुआ था, 1857 का रिवॉल्ट हुआ था. ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे कि किन किन लोगों ने इस रिवॉल्ट में भाग लिया था. जैसे कि अभी मैंने नाम बताए हैं, आप इन नामों को यहाँ पे भी पढ़ पा रहे होंगे. 1857 का जो विद्रोह है वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, आगरा में केंद्रित थी. ठीक है, विद्रोह. और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ था, इसमें जो पूरे जो इंडिया ने क्या किया था, जो मुग़ल सम्राट, ठीक है, इसमें पूरी इंडिया ने मुग़ल सम्राट, ठीक है, मुग़ल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफ़र. ठीक है, बहादुर शाह जफ़र को क्या बना दिया था, इंडिया का जो था रूलिंग पावर जो थी, इन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र के हाथ में दे दी थी. ठीक है, उनका अधिपत्य जो था वो
बहादुर शाह जफर का जो अधिपत्य था वो क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। यानी कि जब ये क्रांति हो रही थी तो उस टाइम पर इन सब ने क्या किया था, जो सैनिक थे, जितने भी सिपाही थे, उन लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। अच्छा, अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन थे जो इसमें शामिल थे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो फर्स्ट वन इज बख्त खान। पहले कौन थे इसमें, बख्त खान थे। बख्त खान का नाम आता है। बख्त खान जो थे कहाँ के थे, बख्त खान दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र के नेता थे। ठीक है, बहादुर शाह जैसे अभी हमने नाम बताया, तो बहादुर शाह जफ़र जो थे उनके नेतृत्व में जो थे बख्त खान, ठीक है, बख्त खान उनके साइड से क्या कर रहे थे, इस रिवोल्ट में हिस्सा ले रहे थे, जिसमें कि क्या था, असल में ये था कि जो बहादुर शाह जफ़र थे उनका जो वास्तविक जो अधिकार था, ठीक है, वो उनको सम्राट तो घोषित किया था, लेकिन वास्तविक अधिकार जो सिपाहियों के पास था, इसलिए बख्त खान ने ही क्या किया, इसका नेतृत्व जो था वो बरेली में संभाला। ठीक है, अगर हम इनको रिलेट करके बताएंगे तो बख्त खान जो थे वो बरेली से यहाँ पे उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, अब क्या था कि इन्होंने क्या किया था, इनके जो सिपाही थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सिपाहियों के न्यायालय की स्थापना की थी, जिसमें क्या कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही जो थे वो शामिल थे। तो हमारे फर्स्ट कौन हो गए, बख्त खान। अब हम सेकंड की बात करेंगे, नाना साहब और तात्या तोपे। ठीक, सेकंड वन थे हमारे नाना साहब और तात्या तोपे। नाना साहब को जो कहते हैं वो कानपुर से इन्होंने क्या किया था, जो कानपुर से जो अगवाही करी थी विद्रोह की, वो नाना साहब ने कानपुर से करी थी। ठीक है, और ये कौन थे, बाजीराव पेशवा के द्वितीय पुत्र थे। ठीक, अभी क्या था, जो उन्होंने सहयोग दिया और उसके बाद क्या किया, सैनिकों और नागरिकों दोनों ने इनका मिलकर क्या किया था, साथ दिया था। और इन्होंने क्या किया, जो कानपुर, जैसे मैंने आपको बताया कि नाना साहब कानपुर से लड़े थे, तो कानपुर में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों को कानपुर से बाहर निकाल दिया और नाना साहब को वहाँ का पेशवा घोषित कर दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो था, तात्या तोपे जो थे, ठीक है, तात्या तोपे, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। और इन लोगों ने क्या किया था कि बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफ़र, जैसे कि यहाँ पे नाना साहब को कानपुर का जो पेशवा तो घोषित कर दिया था, लेकिन इन्होंने बहादुर शाह जफ़र को जो था वो भारत का जो सम्राट था वो स्वीकार कर लिया था। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारे थर्ड पॉइंट पे जो है अवध की बेगम। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है अवध की बेगम, लखनऊ से। ठीक है, ये कहाँ से थी, लखनऊ से थी। अवध की जो बेगम थी ये लखनऊ से थी। वेट अ मिनट, ये लखनऊ से थी अवध की बेगम। इन्होंने वहाँ से नेतृत्व किया था और अपने लड़के बिरजिस कदर को नवाब जो था लखनऊ का वो घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो था, जैसे मैंने अभी बताया, नाना साहब और तात्या तोपे, ठीक है, तो नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, नाना साहब ने, ठीक है, कानपुर से। तो लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट नाम आ रहा है वो तात्या तोपे का आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अवध में क्या हुआ था, लखनऊ से, ठीक है, अवध की बेगम कहाँ से लड़ी थी, लखनऊ से लड़ी थी। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आ रहा है सैनिकों में, वो अहमदुल्ला मौलवी फैज़ाबाद के थे, ये मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, इनका नाम जो है वो सामने आ रहा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, फोर्थ वन, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जैसे कि आप जानते हैं कि इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था, झांसी से। ठीक है, झांसी से इन्होंने नेतृत्व किया इसका।
और इन्होंने पहले तो ये मतलब राज़ी नहीं थी, हालांकि आरंभिक अवस्था में थोड़ा सा हिचक रही थी, लेकिन बाद में इन्होंने कहा किया गया था, विद्रोह में ये शामिल हो गई थी। ये 4th पे आ थी। फिर उसके बाद कुंवर सिंह थे, ठीक है। 5th पे जो थे हमारे वो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह जो थे वो बहुत ज़्यादा बहादुर नेता थे। उनके जो इनसे क्या था, सबसे बड़ी बात ये थी कि अंग्रेज जो थे इनसे बहुत ज़्यादा भयभीत रहते थे, ठीक है। कुंवर सिंह का लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों को क्या किया, वो हरा तो दिया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि गंभीर रूप से ये बहुत, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, घायल हो गए थे और अपने पैतृक घर जगदीशपुर में 27 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद कुछ ऐसे नहीं, ये तो कुछ पर्टिकुलर नाम थे जो कि हमको समझ में आ रहे थे, जो हमारे सामने थे, लेकिन सिर्फ इनका तो रोल इम्पोर्टेंट था ही इन लोगों का, लेकिन इसके सिवाय यहाँ के बहुत से सिपाही, सैनिक, कृषक, नेता, ठीक है, ज़मींदार और भी बहुत से वीर और शौर्य थे जिन्होंने क्या किया था, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और युद्ध अपने भरपूर शौर्य के साथ युद्ध किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो भी कृषक थे हमारे, जो सिपाही थे, जो हमारे ज़मींदार थे, इन्होंने धर्म और जाति के मतभेदों को भुला करके अपने स्वार्थों को हटा करके अपनी जानों की क्या की थी, कुर्बानी दी थी, वो भी हमारे अपने देश के लिए। नेक्स्ट अब हम आएंगे कि इनकी पराजय कैसे हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अंग्रेज जो थे 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली जो थी शुरू से लेकर के वो आखिरी तक के हार्ट रही है इंडिया का, ठीक है। जैसे ही दिल्ली पे कब्जा हुआ, यानी कि बहादुर शाह जफ़र, ठीक, उनको क्या किया था, दिल्ली में कैद कर लिया गया था और उनके जो जितने भी लड़के थे उन सबको, जितने भी राजकुमार थे, पकड़कर कत्ल कर दिया गया था। उससे क्या हुआ था कि विद्रोहियों को जो कानपुर में थे, आगरा, लखनऊ, ठीक है, और अन्य जगहों पर जो थे, इससे बहुत ही ज़्यादा उनको उनके जोश में कमी आ गई थी और उससे उनको जो और जगहों से थे जो जीत रहे थे, उससे उनको क्या हुई थी, मात खानी पड़ी थी। और इस घटना से इन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गहरा आघात लगा था। नेक्स्ट है, एक के बाद एक, इससे क्या हुआ, जब बहादुर शाह जफ़र को मतलब पकड़ लिया गया, उनके सारे राजकुमारों को मतलब कत्ल कर दिया गया, बहादुर शाह जफ़र ने सरेंडर कर दिया, तो एक के बाद एक सभी विद्रोही नेता जो थे उन सब की हार होती गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नाना साहब जो थे कानपुर से पराजित हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो नेपाल चले गए पराजित होके, नेपाल चले गए। उसके बाद तात्या तोपे थे, वो जंगलों में चले गए। वहीं से क्या हुआ, वो गुरिल्ला युद्ध उन्होंने जारी रखा। उससे ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में ऐसा है कि एक ज़मींदार मित्र ने उन्हें धोखा किया और उनके क्या किया, उनको गिरफ्तार करवा दिया, उनके ऊपर मुकदमा चला, अंग्रेज़ों ने चलाया। और 15 अप्रैल, तात्या तोपे जो थे, 15 अप्रैल 1858 में उनको फांसी दे दी गई। झांसी की रानी क्या हुई, 17 जून 1858 को लड़ाई के मैदान में मारी गई। इसी तरह से कुंवर सिंह बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, मौलवी अहमदुल्ला सभी मर चुके थे, ठीक है। और जो अवध की बेगम थी वो कहाँ चली गई थी, अवध की बेगम जो थी वो नेपाल चली गई थी।
अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, 1859 के अंत तक के अंग्रेज़ों का जो भारत के ऊपर क्या हुआ, फिर से ठीक है पूरा जो हो गया वो कब्ज़ा हो गया, और यहाँ पर उनका जो था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरा प्रभुत्व था वो कायम हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनकी क्या क्या विफलता के कारण थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 1857 का जो विद्रोह था वो विफल रहा। तो फर्स्ट है एक रूप विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव। सबसे फर्स्ट रीज़न यही है कि इन लोगों में एक रूप, ठीक है, एक जैसी जो थी वो विचारधारा नहीं थी, और एक जो मजबूत कार्यक्रम था उसका अभाव था, जिससे क्या हुआ, कुछ ही समय के लिए ये लोग क्या कर पाए, अंग्रेज़ों के शासन प्रणाली को उखाड़ के फेंक पाए। और क्या हुआ, बाद में इनकी हार हुई। अच्छा, ये विद्रोही थे, वो ये नहीं जानते थे कि इसकी जगह पर क्या विकल्प होना चाहिए। उनके दिमाग में कोई जो थी वो दूरदर्शी योजना नहीं थी। इससे क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को इन्होंने माना, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो जो व्यवस्था थी, यानी कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, उसी की ओर देखा, जो इतनी जर्जर हो चुकी थी कि शक्ति नहीं रह गई थी कि वो अंग्रेज़ों का सामना कर पाए, और इससे क्या हुआ, इनकी हार हुई। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि भारतीयों में एकता का अभाव। इस बात को भी इसमें पॉइंट आउट किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि भारतीयों में एकता का अभाव, कि भारतीयों में एकता मतलब नहीं बन पाई थी। बंगाल के सिपाहियों ने क्या किया था, विद्रोह में भाग लिया था, किंतु जो सिख थे उस टाइम पर और जो दक्षिण भारतीय सिपाही थे वो अंग्रेज़ों की ओर से जो विद्रोही थे उन्हीं का दमन कर रहे थे, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो पूर्व और दक्षिण भारत के अधिकतर जो क्षेत्र थे वहाँ पर क्या हुआ, कोई विद्रोह ही नहीं हुआ, दक्षिण में कोई विद्रोह नहीं हुआ। सिखों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि सिख जो थे वो मुग़ल शासक को इन्होंने क्या किया था, मतलब बहादुर शाह जफ़र को सम्राट घोषित कर दिया था, जिससे क्या था, सिख जो थे थोड़े भयभीत थे, इसलिए उन्होंने एकता नहीं दिखाई। ठीक इसी तरह से राजपूत जो थे और हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो मराठा शक्ति जो थे, मराठाओं से मतलब राजपूत जो थे वहाँ के, राजस्थान के राजपूत राजा और हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो मराठाओं से बहुत भयभीत थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मराठाओं ने क्या किया था, यहाँ पर जा कर के बहुत लूटपाट की थी, ठीक है। इसलिए जो हैदराबाद के निज़ाम थे और राजपूत थे राजस्थान के, वो मराठाओं से बहुत ज़्यादा भयभीत थे। इसके अलावा जो कृषक थे, फार्मर्स थे, उनके कुछ वर्ग थे जो कि ब्रिटिश मतलब कुछ लोग थे जो कि ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा मतलब लाभान्वित हो रहे थे, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल विद्रोह में साथ देना नहीं चाहते थे। इसी तरह से जैसे कि हमने देखा कि इस तरह से क्या हुआ, जो सहयोग की भावना, एकता का अभाव ना होने, मतलब एकता ना होने के कारण, ठीक है, एकता का अभाव होने की वजह से क्या हुआ, जो ये विद्रोह था वो असफल रहा। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे अपना, शिक्षित भारतीयों का अभाव। थर्ड पार्ट है हमारा शिक्षित भारतीयों का अभाव। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह में सहयोग नहीं दिया था, ठीक है। जो शिक्षित वर्ग था उस टाइम उसने भी सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उनका विचार था कि जो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था, बात ये थी कि जो शिक्षित थे वो उस वक्त की जो ब्रिटिश व्यवस्था थी, जो ब्रिटिशर्स जो शिक्षा दे रहे थे ये उसी की उपज थे। तो उनके अंदर ये भावना थी कि देश का जो आधुनिकीकरण है, ठीक है, जो मॉडर्नाइजेशन देश का है, वो सिर्फ कौन कर सकता है, अंग्रेज़ों के नेतृत्व में ही हो सकता है, ठीक। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, शिक्षित भारतीयों के सहयोग का अभाव। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फोर्थ पॉइंट, जो कि है अंग्रेज़ों में फूट, नेताओं में फूट, ठीक है। नेताओं में क्या फूट, सबसे मुख्य समस्या क्या थी कि नेताओं में भी आपस में बहुत फूट चल रही थी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर से देखें तो अवध की बेगम जो थी, ठीक है, अवध की बेगम,
अवध की बेगम और मौलवी अहमदुल्ला में जो था वो जो थे वो मतलब आपस में जो बहुत थे वो झगड़ते रहते थे। ठीक है, अगर हम उधर पहले देखें तो जो मुग़ल सम्राट थे, जैसे अभी हमने बताया था बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है, और बख्त ख़ान के बीच जो थे वो बहुत ज़्यादा जो थे संबंध अच्छे नहीं थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अज़ीमुल्लाह ने भी उन्हें दिल्ली ना जाने की सलाह दी। ठीक है, जबकि वो लोग बहादुर शाह ज़फ़र को सम्राट घोषित कर चुके थे, उसके बावजूद ऐसा हुआ कि नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अज़ीमुल्लाह ने क्या किया, उन्हें दिल्ली ना जाने की सलाह दी, क्योंकि वो सम्राट बहादुर शाह ज़फ़र के सामने छोटे पड़ जाएंगे। ठीक, इस तरह से हम देखते हैं कि नेताओं में भी क्या था, जो फूट थी। ठीक है, और ये जो नेता थे आपस में भी क्या करते रहते थे, उलझते रहते थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे देखिए, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आप देखना चाहें। ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि अवध की बेगम मौलवी अहमदुल्ला के साथ और मुग़ल सम्राट सेना प्रमुख के साथ झगड़ते रहते थे। नाना साहब के राजनीतिक सलाहकार अज़ीमुल्लाह ने उन्हें दिल्ली ना जाने की सलाह दी, क्योंकि सम्राट के सामने छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए नेताओं के स्वार्थन और संकीर्ण दृष्टिकोण ने विद्रोह को क्या किया, रुकावट डाली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा 5th पॉइंट, ब्रिटिशों की सैनिक श्रेष्ठता। जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनके सैनिक थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, श्रेष्ठ थे। विद्रोह की विफलता का अन्य प्रमुख कारण क्या था कि जो था वो हम मान सकते हैं कि ब्रिटिशों की सैनिक श्रेष्ठता। ठीक है, विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण अंग्रेज़ों के पास उत्कृष्ट, ठीक है, शस्त्र थे। ठीक है, उनके पास जो वेपन्स थे वो बहुत हाई क्वालिटी के थे और दुनिया भर में अपनी शक्ति की ऊंचाई पर तथा ज़्यादातर भारतीय शासकों और प्रधानों के द्वारा समर्थित थे। ठीक है, विद्रोहियों के लिए सैन्य रूप से कहीं ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के जो थे, ठीक है, जो यहाँ के सैनिक थे उनसे ज़्यादा वो लोग क्या थे, जो उनके पास जो वेपन्स वगैरह थे वो ज़्यादा, यहाँ से ज़्यादा जो थे उनके पास टेक्नोलॉजी थी और यहाँ से ज़्यादा वो वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है सत्ता का हस्तांतरण। अच्छा, ये तो हो गया ब्रिटिशों की सैनिक श्रेष्ठता। ये सारे जो भी थे हमारे क्या थे कि विफलता के कारण। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा कि 1857 की विफलता के क्या क्या रीज़न थे, जिसमें कि हमने पहले पढ़ा एक रूप विचारधारा का अभाव रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा भारतीयों में एकता का अभाव रहा, सेकेंड था। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा है शिक्षित भारतीयों के सहयोग का अभाव रहा है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट है 4th वन, नेताओं में फूट बहुत रही है, ये भी एक रीज़न रहा है। नेक्स्ट है ब्रिटिशों की सैनिक श्रेष्ठता। ठीक है, हमारा 5th पॉइंट ब्रिटिशों में की जो सैनिक श्रेष्ठता थी, क्योंकि वो तोपों का इस्तेमाल करते थे, उनके पास वेपन्स ज़्यादा थे। ठीक है, इस वजह से क्या था कि ज़्यादातर क्या होता था कि वो लोग जीत जाते थे। नेक्स्ट है इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो असफलता के बावजूद भारत ने ब्रिटिश शासन को गहरा आघात पहुंचाया और विद्रोह के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश शासन की संरचना और जैसे कि इस विद्रोह ने क्या किया, बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, बहुत ज़्यादा उनको आघात पहुंचा इससे। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया, इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रक्चर था, जो भी उनका रूलिंग स्ट्रक्चर था, जो शासन की संरचना थी और जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उसमें नीतियों में क्या किया, उन्होंने चेंजेस किए, भारी परिवर्तन कर दिया। तो सबसे पहला जो परिवर्तन था वो था सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, अब क्या था, पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन 1858 एक
एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। इसी के बाद क्या हुआ, 1858 से क्या हुआ कि जो एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब भारत के लिए राजकीय सचिव जो हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसे एक परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, ठीक, और भारत में शासन के लिए जिम्मेदार होगा। कौन बना भारत के लिए? राजकीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बनाया गया, ठीक। तो क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ, जैसे अभी अगर ये क्वेश्चन आए कि ये ब्रिटिश क्राउन जो था वो कब भारत आया था, तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश जो क्राउन था वो उसकी जितनी भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सारी जो पावर थी वो जो थी ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी, और राजकीय सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को यहाँ के लिए नियुक्त कर दिया गया था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा। सेकेंड पॉइंट है सैन्य संगठन में परिवर्तन, यानी कि सैनिकों के संगठन में परिवर्तन किया, चेंजेस किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी था। आप लोग खुद सोच सकते हैं, जब सैनिकों ने रिवॉल्ट कर दिया तो सबसे पहला स्टेप उन लोगों का यही होगा कि अब हमें क्या करना है, सैनिकों में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो क्या किया कि भविष्य में सिपाही, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, भविष्य में सिपाही, भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह ना हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। सबसे पहला क्या हुआ, प्रथमतः यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय, ठीक है, मुंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीयों पर 2 यूरोपियों को नियुक्त किया गया, ठीक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यूरोपीय उनकी संख्या बढ़ाई गई। बंगाल में क्या किया गया कि 2 सिपाहियों पर 1 यूरोपी को उन्होंने रखा, और मद्रास और मुंबई में 5 लोगों पे 5 भारतीयों पर 2 यूरोपियों को नियुक्त किया, ठीक। नेक्स्ट है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इस नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया, क्योंकि भारत में यह सोचा कि विद्रोह का षड्यंत्र मुसलमानों द्वारा, मतलब अंग्रेज़ ये सोच रहे थे कि मुसलमानों के द्वारा इसको षड्यंत्र को रचा गया, इसलिए उन्हें कठोर दंड दिए गए, और क्या किया गया, उनके साथ लोक नियुक्तियों एवं अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा भेदभाव किए गए। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इस नीति को पलट दिया। पहले तो अंग्रेज़ों ने कि मतलब जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम थे, मुसलमानों द्वारा रचा गया ऐसे सोचा, और उन्होंने क्या किया कि पहले तो बहुत दंड दिया उनको, ठीक है, बहुत पनिशमेंट दी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद भेदभाव भी किया, लेकिन उसके बाद उलट दिया इस बात को, और क्या किया, मुसलमानों पे विलंबित प्रसादन की शुरुआत करी। 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ, मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधाएं देने की योजनाएं बनाई गई, जिससे क्या हुआ, भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न करके आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके, ताकि आगे का कोई आंदोलन ना हो। इन नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता में समस्याएं पैदा की, और सांप्रदायिकता का जो हुआ, इसके द्वारा क्या हुआ, इन्होंने विकास किया, ताकि एकता का विकास ना हो, एकता ना बने हिंदू मुस्लिम में, और क्या हो, यहाँ पर क्या दोनों साथ मिले ना, जिससे क्या हो कि कोई विद्रोह जो हो वो पनप ना पाए। नेक्स्ट है रियासतों के प्रति नई नीति, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो रियासतें थी इससे पहले वाली, उसके बाद क्या की, नई नीति अपनाई। पहले ये लोग नीति अपनाते थे कि जहाँ पर रियासत में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, वहाँ पर क्या करते थे, उन राज्यों को खुद में विलय कर लेते थे, अपने राज्य में, मतलब अपने इसमें अंडर में ले लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि दूसरा प्रमुख बदलाव क्या किया कि रियासतों की नई क्या नीति बनाई कि ब्रिटिश नीतियों का रियासतों की तरफ था, ठीक है। विलय की पूर्व नीति को अब छोड़ दिया गया, और शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मिल गया। अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग खुद क्या करते थे, शासक जो थे वो उत्तराधिकारियों को चुनने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो भारतीय शासक जो थे मतलब पहले से ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन, मतलब उन देशी शासकों को उपहार स्वरूप मिला जो विद्रोह के समय जो थे अंग्रेज़ों के साथ थे। यानी कि जब ये विद्रोह हुआ, जो देशी शासक यहाँ के थे और जो अंग्रेज़ों के साथ थे, उनको इसका पूरा लाभ मिला, ठीक है।
लेकिन ये क्या हुए, उनको सुविधा तो ज़रूर मिली लेकिन उनको सुविधा आश्रितों में बदल दिया गया। ठीक है, सिर्फ वो आश्रित ही रह गए। नए सहयोगियों की खोज, अब क्या किया अंग्रेज़ों ने, नए सहयोगियों की खोज शुरू करी। इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का ध्यान भारतीयों में सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी वर्ग की तरफ गया, जैसे जमींदार, राजकुमार, भूपति। ठीक है, ताकि इससे ये लोग क्या कर सकें, देश में और मजबूती बना सके, इन लोग को अपने अंडर में ले करके ये क्या कर सके, देश को और अधिक मजबूत, अपनी मतलब स्थिति जो है देश में, भारत में अपनी स्थिति जो है और ज़्यादा मजबूत बना सके। इसका परिणाम ये निकला। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ठीक, अब ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।